तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के गणित के पेपर को डिस्कस करते हैं। इस पेपर के 10 प्रश्न को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी इतने का सार व अंतर है, अर्थात हमसे डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, और जो हमें श्रेणी दी हुई है क्या है, 3, 1, -1, -3 है। तो हम जानते हैं डी का मान किसके बराबर होता है आपका, यदि कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लें उनको घटा दें तो हमारा डी का मान आ जाएगा। अर्थात यदि हम A2 में से A1 घटा दें तो हमारा डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ A2 कौन सा टर्म है, 1 है, और A1 कौन सा टर्म है, 3 है। तो 1 - 3 क्या होगा आपका, -2। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे डी का मान क्या होगा बच्चों, -2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक AP दी हुई है। इस AP के 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने AP लिख दिया है। इसका प्रथम पद 10 है तो A का मान हमारा 10 है, और D निकाल देते हैं तो D क्या हो जाएगा, 6 - 10 अर्थात -4, और N का मान 16 दिया हुआ है। और SN का हम क्या फॉर्मूला जाते हैं, SN बराबर n/2 2A + n-1D। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस फार्मूले में यदि हम वैल्यू पुट कर दें, N के जगह 16, A की जगह यहाँ से 10 और D की जगह -4, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 8 आ जाएगा, प्लस 2 दाह में 20, 16 में से घटेगा 15 गुणित -4। अब 15 चौका 60 होता है, प्लस माइनस मिलकर यहाँ माइनस बना दिया, और 20 में से 60 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, -40 आ जाएगा, और 8 चौका 32। इस प्रकार हमारा क्या आंसर आता है, -320। -320 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC और इसमें एंगल BAC, अर्थात ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि जो AD है वह लंब है किस पे, आपका BC पे। अर्थात लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे 90 अंश हो जाएंगे। तो हमें इनके साइड में रिलेशन बताना है। तो हम जानते हैं कि एंगल और साइड में रिलेशन सिमिलरिटी से आता है, अर्थात समरूपता से आता है। तो हमें अब इन त्रिभुजों को समरूप करके देखना पड़ेगा कुछ क्या बन रहा है हमारा। ठीक है, हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, इधर वाला त्रिभुज जो हमारा है BAC, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और छोटा वाला त्रिभुज BDA। इन त्रिभुज में देखिए ये वाला एंगल और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक कोण बराबर आ गया। और देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो उसको लिख दिया गया है। और हम एक क्राइटेरिया से जानते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज में दो कोणों का मान बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अर्थात ये वाला त्रिभुज छोटा वाला इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और इधर वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है उसको ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश है, और यहाँ पे ये वाला कोण 90 अंश है इस छोटे वाले त्रिभुज में। तो यहाँ से ये वाला कोण क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। उसी प्रकार ये वाला जो कोण है एंगल ACB बड़े वाले त्रिभुज के संदर्भ में, और छोटे वाले त्रिभुज के संदर्भ में एंगल ACD, ये दोनों उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये भी बराबर हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमने दिखा दिया कि एक कोण क्या है हमारा 90 अंश है, एक कोण उभयनिष्ठ है, अर्थात दो कोण बराबर हो गए। इस प्रकार इधर वाला छोटा वाला त्रिभुज ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। अब हम इक्वेशन 1 देखें और इक्वेशन 2 देखें। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा कि ट्रेंगल BDA जो होगा वह समरूप हो जाएगा ट्रेंगल ADC के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही देखिए ट्रेंगल BAC के समरूप हैं। ठीक है, अब यदि इसका आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पे AD² आ रहा है, और देखिए यहाँ पे भी AD आ रहा है, यहाँ पे भी AD आ रहा है। AD DA बात एक ही होती है। तो अब इसके हम साइड का रेशियो ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से BD लूँ, यहाँ से क्या लूँ BD, तो इधर से हमें क्या लेना पड़ेगा AD, तो क्या हो जाएगा BD/AD बराबर, यहाँ से DA ले लेता हूँ, तो यहाँ से DA और यहाँ से क्या हो जाएगा DC हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा BD × DC बराबर DA × AD हो जाएगा। अब इसको हम DA को हम AD भी लिख सकते हैं, तो AD × AD हो जाएगा, और इधर तो हमारा चल ही रहा है BD × DC, और इसको हम क्या लिख सकते हैं AD² लिख सकते हैं। तो AD² इसके बराबर हो गया आपका BD × DC। तो हम पाते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो हमें इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में इनके इन भुजाओं का जो हमें अनुपात दिया हुआ है वो बराबर दिया है। तो ये त्रिभुज समरूप होंगे, और कब होंगे उसकी हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो दो त्रिभुज यदि हम लेते हैं और वो दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है तो इसको हम S से S क्राइटेरिया से दिखा सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देखिए हमने साइड लिया है ए बी, ये वाला साइड लिया है ए बी, और यहाँ से कौन सी साइड लिए हैं हम, डी लिए हैं। फिर अगला साइड हम क्या लिए हैं, तो अगली साइड हम यहाँ पे बी सी लिए हैं, अर्थात ये वाली साइड लिए हैं बी सी, और इसमें अगली साइड लिए हैं एफ डी, और ये वाली साइड लिए हैं। तो हम एस से एस का मतलब क्या बताएं आपको, दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो ये देखो साइड आई है, इनके बीच का एंगल ये है, और ये दोनों साइड है, इनके बीच का एंगल ये है। अर्थात यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एंगल जो बी की वैल्यू होगी वह एंगल डी के बराबर होगी। वो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछ रहा है बिंदु P जिसका निर्देशांक -6, 8 है, उसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, होता है, और हम दूरी सूत्र के द्वारा जानते हैं कि किसी भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो x2 का मान यदि हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस, और x1 का मान तो लेना पड़ेगा -6, तो ये -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 ले लेंगे 0 माइनस y1 का मान क्या ले लेंगे 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √0 माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 में से -8 घटाएंगे तो -8 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है बच्चों, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगी। 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36, ये 8 -8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। अब इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 100 आएगा, और हम जानते हैं कि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी 10 मात्रक होती है। और हम पाते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछे या किन्हीं दो बिंदुओं की बात करें तो उसका मध्य बिंदु हम इस फार्मूले से निकालते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे -6, x2 की वैल्यू क्या है -2/2, और इधर 5 + 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा -2/2, और ये हो जाएगा 5 3 8 8/2, ठीक है। अब ये -6 -2 मिलकर हो जाएगा -8/2, और ये 2 से भाग दीजिए 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा -4 और ये 4। तो आंसर क्या आया -4, वो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इसका मान पूछा हुआ है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि sin 90 - थीटा का मान cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे sin 61 डिग्री है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, sin 90 - 29 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 61 + 29 का जो योगफल निकालें तो 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इस 61 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं 90 - 29, इसको उधर ले जाकर घटा दिए तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए sin 90 - थीटा जैसा बन गया, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 29 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा यहाँ है, और थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 29, तो 29 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा फार्मूला बन जाएगा sin स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 29 डिग्री। हम एक फार्मूला और जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस सर्वसमीकरण की मदद से इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, और हम पाते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे sin 60 डिग्री की वैल्यू पूछी हो। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको याद ही होगी √3/2। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है। देखो हम सर्वसमीकरण जानते हैं वो क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो अब इस tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में हमारा क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है इस सर्वसमीकरण की मदद से 1 होती है, तो हो जाएगा 9 × 1, और 9 × 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो हम पाते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो हम मान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर छड़ की जो लंबाई है वह x मीटर है, ठीक है। तो उसके छाया की लंबाई भी क्या हो जाएगी x मीटर, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों बराबर हैं। अब यदि इसमें हम इस वाले एंगल को थीटा मान लें, और जो कि हमें इसी एंगल की वैल्यू यहाँ पे पूछी हुई है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा क्या होता है लंब होता है, और 90 डिग्री जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होता है कर्ल होता है, और जो 90 डिग्री से लगी हुई अन्य साइड बचती है वो क्या होता है आधार होता है। तो हमें एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें ये L आए और A आए, ठीक है।
तो यदि हम लाल बट्टे कक्का के अनुसार प्रोसीड करें तो हमारा L/A टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/x। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 1। तो हम जानते हैं टेन थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।